नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बोले हैं ओपी राजभर। राजभर जाति के मामले पर बात हुई है, ये उन्होंने कहा है। तो वहीं राजभर का एसटी में शामिल करने पर बात हुई है। सीएम योगी ने प्रस्ताव पर सहमति जताई है। सीएम योगी ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव भेजने के लिए सीएम योगी का आभार। बीजेपी सरकार ने राजभर जाति के बारे में सोचा है। हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी ने हमें सिर्फ अपने सपने दिखाए हैं। तो वहीं सीएम योगी पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ सोचते हैं और समाजवादी पार्टी जो है केवल सपना दिखाने का काम करती है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप, साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करी। और देखिए, इससे पहले उन्होंने मुलाकात भी करी सीएम योगी आदित्यनाथ से। और देखिए, इस मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां ओम प्रकाश राजभर ने खासतौर से ये बड़ी बातें कही हैं। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ की एक तरफ तारीफ की है तो समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तंज भी कसा है। हालांकि जो उनके बोल हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खासतौर से जो जिक्र किया है वो पिछड़े वर्गों का किया है कि उसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जहां तक ओम प्रकाश राजभर की बात है तो वो मौसम वैज्ञानिक टाइप के जो नेता हैं वो श्रेणी में आते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि किस तरफ स्थिति ठीक है, कहां जाकर उनकी पार्टी अपनी स्थिति को गेन कर सकती है। लगातार इस तरीके से वो काम करते हैं। चाहे हम 2017 के पहले बात करें तो वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी टाइप के दल के साथ थे। उसके बाद 2017 में बीजेपी के साथ आए, चुनाव लड़े और उनके 4 विधायक भी जीते। हालांकि 2019 आते आते बात बिगड़ गई और बीजेपी का साथ छोड़कर वो अलग हो गए। 2022 में सपा के साथ आए, 6 सीटें हो गईं। अब उसके बाद 2022 का चुनाव होने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार उनके बयान आते रहे। हालांकि पहले भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भोज में पहुंचे थे, मिले थे, बहुत सारी तारीफ मुख्यमंत्री की थी। और कल देर शाम भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कई चीजों को लेकर बात रखी। अगर हम उनकी बातों की बात करें, जैसा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजभर और भर जातियां जिनको लेकर लगातार वो राजनीति करते हैं, खुद वो राजभर हैं और भर और राजभर दोनों जातियों को लेकर कहीं ना कहीं वो दावा करते रहे हैं कि ये दोनों वर्ग उनकी पार्टी के साथ लगातार जुड़े हैं। जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उन्होंने बात रखी कि इन दोनों जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। हालांकि वो हवाला दे रहे थे कि हाईकोर्ट का एक निर्देश भी है जिसमें इस पूरे मामले को लेकर 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश थे, लेकिन तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार और उसके बाद बसपा सरकार ने भी इस पर कोई काम नहीं किया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने जब बात की तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है और कहा है कि प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा जाएगा। दूसरी बड़ी एक चीज ये थी कि अगर हम बीएसपी की बात करें तो वो दलितों के लिए राजनीति करती है और जहां तक वो जो 17 जातियां हैं जिनको लेकर अभी पहले भी मामला चल रहा था, वो समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों से जुड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर एक कोशिश कर रहे हैं एक संदेश देने की कि जो ये जातियां हैं, चाहे वो दलित हो या ओबीसी वर्ग से आती हो या 17 वो जातियां हो जो ओबीसी से निकालकर एससी में डाली गई थी, जिसका नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, उनको पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए। जिसको लेकर उनका कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की कि जो भी दलित या ऐसे वर्ग से लोग आते हैं, अगर वो 50 साल या उससे ज्यादा समय से एक स्थान पर रह रहे हैं तो उनके घरों को ना गिराया जाए, उनको भूमाफिया की श्रेणी में मानकर उन पर कार्रवाई ना की जाए। तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के जो टारगेट वोटर वर्ग है उसको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है और एक संदेश भी देने की कोशिश की है कि लगातार वो उनकी बातों को उठा रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर हमला भी बोला। यह भी कहा कि उनके समय में इन जातियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया और जो हाईकोर्ट के निर्देश थे उसका भी पालन नहीं कराया गया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
उनकी बात को गंभीरता से सुना है और आश्वासन भी दिया है कि इन सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार एक प्रस्ताव बनाकर केंद्र को देगी, साथ ही साथ जो बुलडोजर कार्रवाई है वो ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं चलाई जाएगी। तो सीधे तौर पर हम कहते हैं कि अब वो लगातार बीजेपी में कहीं न कहीं अपनी बिल्कुल ऐसे देखिए, जहां सभी पार्टियां जो है हर पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग का वो खुद को हितैषी बता सके, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, अब आने वाले समय में पिछड़े वर्गों के लिए क्या कुछ बीजेपी भी करती है ये देखना होगा। आप बने रहिए इसके हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। तो वहीं लखनऊ से अगली खबर, जहां विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा होने की पूरी संभावना है। तो वहीं 3 प्रस्तावित विधेयक भी सदन में पेश होने हैं। कल विपक्ष ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी। 23 सितंबर तक विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा और इससे पहले देखिए आज तीसरा दिन है और कल स्वास्थ्य के मुद्दे पर बहस हुई थी सदन में और आज भी विधानसभा में हंगामे होने के पूरे आसार है। लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां महिला विधायकों के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का पत्र, जहां सीएम योगी ने महिला विधायकों को पत्र लिखा। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा एक नया इतिहास रचने जा रही है। पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र रखा गया है। विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य अपना विषय रखेंगी। सभी महिला विधायकों और विधान परिषदों की महिला सदस्यों को पत्र भेजा गया है। यूपी सरकार की तरफ से मिशन शक्ति को लेकर किए गए कार्यों पर भी चर्चा होगी। यूपी विधानसभा में 22 सितंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। सदन में केवल महिला विधायक महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाएंगी। महिला विधायक को सुनने के लिए महिलाओं को सदन में आमंत्रित किया गया है। केजीएमयू से महिला डॉक्टर को विधानसभा अध्यक्ष ने आमंत्रित किया है। सभी महिलाओं को विधानसभा मंडप की 4 दर्शक के दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। तो वहीं 150 महिलाओं को कल विधानसभा में आमंत्रित किया गया है। तो देखिए किस तरीके से खास सत्र रखा गया है जिसमें महिला विधायक हिस्सा लेंगी और ये महिला विधायक महिलाओं के मुद्दे पर खास तौर से चर्चा करेंगी और ये दिन बेहद ही ऐतिहासिक होगा। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार एसके वाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से ऐसा पहली बार होगा जब महिला विधायक महिलाओं के मुद्दे पर ही खास बातचीत करेंगी और इसके लिए खास जो मेहमान है वो भी आमंत्रित किए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से। क्या अपडेट सबसे पहले? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक कोशिश की जा रही थी कि इस बार चूंकि कोई बजट जैसी चीज नहीं है तो जो सत्र है उसका पूरा मौका सभी लोगों को दिया जाए। 22 तारीख का दिन अहम होने वाला है क्योंकि 23 तारीख तक सत्र है और 22 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब पूरा सत्र महिलाओं के नाम समर्पित होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो महिला विधायक हैं, जो महिला विधान परिषद सदस्य हैं, उनको पत्र भी लिखा गया और बताया गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान, विकास और उनसे जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वो अपने कोई भी विषय जो कि उनके डिपार्टमेंट से जुड़े हैं या फिर जो चाहती हैं कि महिलाओं के लिए होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दे सकती हैं, किन मुद्दों पर बेहतर ढंग से काम किया जा सकता है इसके बारे में वो बता सकती हैं, किन चीजों को मानती हैं कि ज्यादा आवश्यक है उनमें सुधार किया जाना चाहिए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर वो अपनी बात रख सकती हैं। निश्चित तौर पर 22 तारीख का जो दिन है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए महत्वपूर्ण है। कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये पूरा मौका होगा जब जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों या फिर उसके अलावा विधान परिषद सदस्य हों या फिर विधायक के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन गई हो, उनको पूरे दिन का वक्त दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से मिशन शक्ति और साथ ही साथ महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न अभियान चला रही, चाहे वो महिला पिंक बूथ हो, पीआरबी में महिला कांस्टेबल की तैनाती हो, महिला थानों की योजना हो या उसके अलावा जिस तरीके से बाल एवं शिशु महिला कल्याण के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, इन बहुत सारे विषयों को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार की महिला मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं इन सारे विषयों पर जानकारी देंगी। साथ ही साथ जो दूसरे दलों की महिला विधायक हैं वो भी अपने सुझाव, अपनी चीजें सदन में रख सकेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों की जो सदस्य लगभग
करीब 53 जिनकी संख्या है वो अपनी बात इस सत्र के दौरान रखेंगी, जिसमें जो उनके सुझाव होंगे वो भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोट डाउन किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि उनके सुझावों पर बेहतर ढंग से काम किया जाए। जो चीजें हैं, जो वो बातें कह रही हैं या जो वास्तव की जरूरतें हैं जिनमें सुधार होना चाहिए या जिन योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन तो हो रहा है लेकिन उन टारगेट महिलाओं तक नहीं वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं जिनके लिए वास्तव में वो योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर जो चीजें आएंगी उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार आगे आने वाले समय में काम करेगी। साथ ही साथ जो महिला कार्यों के बारे में भी खास तौर से देखिए एसके चर्चा होनी है और महिला सुरक्षा के बारे में भी क्या खास बातचीत हो सकती है सदन में? बिल्कुल निश्चित तौर पर महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई जिस तरीके से चीजें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई हैं, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो या महिला थाना के गठन की बात हो या महिला पिंक बूथ की बात हो या फिर जो पीआरबी हैं उसमें महिलाओं की तैनाती की बात हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो संवेदनशील स्थान है या जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर महिला सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं, महिलाओं से जुड़े हुए जो अपराध हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो, ये बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए हैं। कहीं ना कहीं उनके बारे में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो उत्तर प्रदेश सरकार की महिला मंत्री हैं वो इस बारे में जानकारी देंगी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इनका इंप्लीमेंटेशन करा रही है और अब तक कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको सीधे तौर पर इन योजनाओं से लाभ पहुंचा है और क्या जो विपक्ष की महिलाएं होंगी वो किस तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, क्या मांग करती हैं, क्या और उनको लगता है कि जिनको पूरा किया जाना चाहिए, किन जरूरतों की जो है अभी और आवश्यकता है कि उनको तेजी के साथ पूरा कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक जो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाया जाए। बहुत सारे विषयों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो भी उन महिला विधायकों के जो अपने सवाल उठाएंगे उनके जवाब भी देंगे। तो कहीं ना बिल्कुल देखिए इस ऐतिहासिक दिन को किस तरीके से महिलाओं के लिए लाभदायक बनाया जा सकता है ये देखना होगा 22 सितंबर को एसके। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूं आपके पास। आगरा से अगली खबर, जहां बीजेपी विधायक और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जहां विधायक की बहू ने पिता और बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक छोटेलाल वर्मा पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। बहू की शिकायत पर धारा 376 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। एसएसपी के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। आगरा के ताजगंज थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें आगरा से सामने आ रही है, जहां विधायक छोटेलाल वर्मा पर गंभीर आरोप है। बहू की शिकायत पर धारा 376 समेत कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। एसएसपी के आदेश के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए बीजेपी विधायक और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। और चलिए हमारे साथ विधायक छोटेलाल वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से है वो। बहुत स्वागत विधायक जी आपका। और देखिए गंभीर आरोप लग रहे हैं आप पर और बकायदा एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले क्या स्पष्टीकरण आपका रहेगा? हेलो, हाँ जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है। देखिए जो गंभीर आरोप आप पर लग रहे हैं, सबसे पहले उसका स्पष्टीकरण आप क्या देंगे? मेरा कोई उससे कभी वास्ता नहीं रहा, मेरे कभी निवास पे नहीं आई, न मैं उसके निवास पे कभी गया, न उसने मुझे कभी फोन किया इतने दिनों में, न मैंने उसको कोई फोन किया। और जो भी आरोप लगा रही है वो सब निराधार हैं, झूठे हैं, कोई नहीं है। बाकी जानकारी मैं लखनऊ आगरा पहुंचूंगा, जो भी है उस लड़के से बात करके बताएंगे। कोई सब निराधार सारे झूठे कबो हैं। वो ये बताया गया कि वो कहती है अपने हिस्सा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, ये कहती है बस। बिल्कुल, लेकिन छोटेलाल जी देखिए किस तरीके से पारिवारिक कलह अगर सड़क तक पहुंच जाए या पुलिस तक पहुंच जाए तो किरकिरी होती ही होती है। और ऐसे में क्या वजह रही जो पारिवारिक कलह इस कदर आगे बढ़ी? अब जो भी है इसके बारे में मैं आपसे कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे को कोई पता नहीं है। मैंने आपको मूल बात बता दी कि कभी उसने मुझसे वास्ता नहीं किया, मैंने उससे नहीं किया। कुछ परिस्थितियां बनती हैं तब ये हुआ। अब हम लोग बीच में ये 2-3 साल खुद लिखाया कि मैं जालंधर चली गई थी, तब इन्होंने शादी कर ली थी। 2-3 साल जो बाकी हमें इसका कोई पता भी नहीं था क्या वो है मामला। अब
बाकी कुछ नहीं है। ये सारी उसकी षड्यंत्र और विरोधी बिल्कुल। देखिए पक्षों की ये छोटेलाल जी, कहानी। ये आपका निजी मामला भी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इसका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है? मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको ज्यादा बात बता, कुछ जब मुझे जानकारी नहीं तो आपको बता क्या दूं मैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया छोटेलाल जी खास बातचीत के लिए। तो देखिए लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के लालच में इस तरीके से उनकी बहू की तरफ से ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। स्पष्टीकरण में खास तौर से उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे वाकया के बारे में उनको खास कुछ पता नहीं है, लेकिन जो उनकी बहू है वो प्रॉपर्टी की वजह से इस तरीके के गंभीर आरोप उनके और उनके बेटे के खिलाफ लगा रही है। और चलिए सीधा अपडेट देते हैं, हमारे संवाददाता संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी? देखिए हमारे साथ विधायक जी भी जुड़े, छोटेलाल जी, और उनका ये कहना है कि बहू प्रॉपर्टी के कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में इस तरीके के आरोप लगा रही है और ज्यादा कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिलहाल क्या ये पूरा मामला है, संक्षिप्त में बताइए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं छोटेलाल वर्मा, जो कि आगरा की विधानसभा फतेहाबाद से विधायक हैं। एक महिला ने विधायक और उनका पुत्र लक्ष्मीकांत, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी ने के आदेश के बाद ये थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बताते चले कि महिला ने आरोप लगाया है कि साल 2003 में विधायक पुत्र लक्ष्मीकांत वर्मा ने 17 वर्ष की उम्र में उसके साथ दुश्मन किया, वो वीडियो बना लिया। इसके बाद लगातार उसको डराया धमकाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं महिला भी तमाम अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। उसके बाद इसकी जांच एसएसपी ने सीओ से कराई, जिसके बाद जांच में कहीं ना कहीं वो गलत पाया गया और फिलहाल पुलिस ने मुकदमा थाना ताजगंज में दर्ज कर लिया है। तो एक बड़ी ही गंभीर बात है कि भाजपा के विधायक हैं और उनके बेटे के खिलाफ इस तरह का मुकदमा लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं विधायक जी का कहना यही है कि ये सभी प्रॉपर्टी के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए पुलिस का इसमें क्या कुछ कहना है ये देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत शुक्रिया संदीप आपका। लखनऊ से अगली खबर, जहां सीमा विस्तार के बाद एलडीए बनेगा एलएमडीए, जहां बाराबंकी से उन्नाव तक सीमा विस्तार किया जाएगा और इस सीमा विस्तार में 1104 राजस्व गांव होंगे जो कि हिस्सा बनेंगे। तो वहीं बाराबंकी में 384, लखनऊ उन्नाव के 394 नए गांव होंगे। गांव में शहरी क्षेत्र की तरह विकास कराया जाएगा। तो वहीं एलएमडीए में 2990 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा शामिल। विस्तार के बाद एलएमडीए में 50.40 लाख की आबादी है। पेयजल और जल निकासी जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी। एलएमडीए में शामिल गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गांव की जमीनों पर भूमाफिया अब प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे। तो देखिए किस तरीके से एलडीए में सीमा विस्तार किया जाएगा, जिसके माध्यम से आने वाले समय में बड़ी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। सबसे पहला जो खास रहेगा वो रोजगार, यानी कि रोजगार के अवसर इससे पैदा होंगे और गांव की जमीन पर भूमाफिया प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा समस्या देखिए सामने आती है। चाहे फिर वो जनता दरबार में भी इसी तरीके की समस्याएं ज्यादा आती हैं कि जमीनों पर भूमाफिया कब्जा कर लेते हैं। और इसके माध्यम से जब सीमा पार किया जाएगा तो जो जमीनें हैं वो भूमाफिया उस पर प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे, कब्जा नहीं कर पाएंगे। और इसी कड़ी में देखिए खास कदम रहेगा, जहां बाराबंकी से उन्नाव तक सीमा विस्तार किया जाएगा। सीमाओं का सीमा विस्तार में करीब 1104 राजस्व गांव हिस्सा लेंगे। तो वहीं बाराबंकी में 384, लखनऊ उन्नाव के 394 नए गांव इसमें रहेंगे। साथ ही गांव में शहरी क्षेत्र की तरह विकास कराया जाएगा। और देखिए डेवलपमेंट की दिशा में ये बड़ा कदम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एलएमडीए में 2990 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भी शामिल होगा। विस्तार के बाद एलएमडीए में 50.40 लाख की आबादी रहेगी। साथ ही पेयजल और जल निकासी जैसी सुविधाएं बेहतर होंगी और जो तस्वीर बदलेंगी कहीं ना कहीं। और एलएमडीए में शामिल गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और चलिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, देखिए इस जो सीमा विस्तार किया जा रहा है इसके माध्यम से सबसे खास रहेगा रोजगार। जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रोजगार का मुद्दा लगातार उठता भी है और ऐसे में रोजगार खास रहेगा। साथ ही साथ जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त होंगी और बेहतर व्यवस्थाएं मिल पाएंगी। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण ये अथॉरिटी जो है पेश करेगी और डेवलपमेंट की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही राज्य राजधानी क्षेत्र जो कि एनसीआर की तर्ज पर होगा उसको विकसित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसमें 7 जिले शामिल होंगे जो कि राजधानी लखनऊ के आसपास आते हैं। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो एक कोशिश की जा रही है कि जो राजधानी लखनऊ है जो कि प्रदेश की राजधानी है उसका जो विकास प्राधिकरण है लखनऊ विकास प्राधिकरण उसकी सीमा का विस्तार किया जाए। अगर हम इस सीमा विस्तार को देखें तो कोशिश की जा रही है कि 2990 वर्ग किलोमीटर तक इसको विस्तारित किया जाए, जिसमें जो मकान बने या किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो पूरे एक सिस्टमैटिक ढंग से हो, जो सड़कों की निर्धारित लंबाई और चौड़ाई है वो निर्धारित की जाए, मकानों के जो बनने की एक रफ्तार है उसको नियंत्रित किया जाए और उसको एक निश्चित जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो लेआउट बनाया गया है वो लेआउट आगे आने वाले 50 से 60 सालों को देखकर बनाया गया है, उस हिसाब से चीजों को विस्तारित किया जाए। साथ ही साथ जो इस क्षेत्र में गांव आएंगे, जो आसपास की चीजें आएंगी, उनका विकास भी लखनऊ विकास प्राधिकरण जैसे शहर में करता है वैसे बाकी जगहों पर किया जाए। करीब 1100 से ज्यादा गांव इसमें शामिल किए जाएंगे, 50 लाख से ज्यादा की आबादी होगी जो इसमें हो जाएगी। साथ ही साथ इन सारे विकास कार्यों के साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का नाम भी बदलेगा, वो होगा लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण। तो सीधे तौर पर हम देखें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य की राजधानी को दिल्ली की तर्ज पर विकसित किया जाए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है और कोशिश की जाए कि जो आसपास के गांव हैं, आसपास के इलाके हैं, उनको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। और देखिए ये जो महत्वपूर्ण कदम है विकास की दिशा में बेहद ही ज्यादा मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। ठीक है, इसके बने रहिए, आप हमारे साथ, लौटते हो आपके पास। बढ़ते आगे, जहां चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर रीता बहुगुणा के खिलाफ मुकदमे में बहस पूरी हुई है। 26 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला देगी। जहां 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए रीता बहुगुणा जोशी पर यह मामला दर्ज हुआ था कि प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी उन्होंने प्रचार किया था और इसी के चलते उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब 26 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। एसके लगातार बने हुए हमारे संवाददाता, उनका रुख करते हैं। एसके, देखिए रीता बहुगुणा के खिलाफ ये जो पूरा मामला है इसमें दलीलें दे जा चुकी हैं और अब 26 सितंबर का इंतजार है क्योंकि फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल जो दलीलें दी गई हैं उसके आधार पर क्या फैसला आने की संभावना है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो रीता बहुगुणा जोशी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और 2012 का ये मामला है जब वो कांग्रेस के टिकट पर कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी। उस दौरान आदर्श आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन जो प्रचार की टाइप निर्धारित होता है उस सीमा के बाद भी वो लगातार प्रचार कर रही थी, ऐसे आरोप थे। जिस मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और एमपी एमएलए कोर्ट पर पूरा मामला चल रहा था। अगर हम देखें तो 2012 से लेकर 2022 के बीच में करीब 10 साल का वक्त गुजर चुका है और कई बार इस पर सुनवाई हुई, बहस हुई, दोनों पक्षों के बयान दर्ज हुए, गवाहों के बयान हुए। पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें तो एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट को अब इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाना है। हालांकि कोर्ट 26 तारीख को नियत की गई है कि जब वो अपना फैसला सुना सकती है, तो निश्चित तौर पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके का फैसला रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ आता है या उनके पक्ष में आता है या कोर्ट से उनको राहत मिलती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि बिल्कुल, और देखिए 26 सितंबर फैसले की घड़ी उनके लिए होगी, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर उनको राहत मिलती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम अपडेट के लिए। और अब खबर दिल्ली से, जहां 10:30 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, यानी अब से कुछ ही देर बाद बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। दोपहर करीब 3 बजे बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो देखिए 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, जहां बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए केंद्रीय की खास कैबिनेट बैठक और इसका वक्त आपसे कुछ देर बाद का ही है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर पे हर एक बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और इसी कड़ी में ये बैठक बुलाई गई है। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रीय कैबिनेट में फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वो केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है वो 4% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से केंद्रीय कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे, कई बार इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए थे। ऐसे में आज संभव है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी कर दी जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक जो नीति है उसको केंद्र सरकार मंजूरी दे सकती है और इसकी एक तरीके से हम बात करें तो 17 तारीख को प्रधानमंत्री ने संवैधानिक तौर पर मंजूरी दे दी है। लेकिन आज एक
फैसला कैबिनेट की ओर से लग सकता है और इस नीति को मंजूरी मिलते ही परिवहन की बात करें उसमें होने वाले लागत में काफ़ी कमी आ जाएगी। तो निश्चित तौर पे दो अहम मुद्दे हैं जिस पर केंद्रीय कैबिनेट फैसला ले सकती है। हालांकि जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक समाप्त हो जाती है उसके बाद करीब 3 से 4 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ब्रीफिंग आमतौर पर दी जाती है। तो जब केंद्रीय मंत्री संभव है कि अनुराग ठाकुर प्रेस को ब्रीफ करें और बताएं कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, चूंकि थोड़ी देर का वक्त बचा है जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी केंद्रीय कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर भी केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो इन सब तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि लंपी वायरस से जिस तरीके से गायों की मृत्यु हो रही है उसको लेकर केंद्र सरकार क्या कुछ इसमें कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय से इस पर बात करें या पशुपालन मंत्रालय से बात करें, इस पर लेकर तो देखिए बड़े मुद्दे रहने वाले। पीयूष, लगातार आप नजर बना के रखिएगा केंद्रीय इस कैबिनेट बैठक पर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।